नमस्कार। हम आपके सामने ठाट राग पद्धति की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको हम अलग अलग ठाट यानी जो 10 ठाट पंडित भातखंडे जी के द्वारा बताए गए हैं, उन 10 ठाटों के अंतर्गत जो राग वर्गीकरण किया गया है, कोशिश करेंगे कि हम अधिकतर रागों को ले सकें। और यही हम शुरू से श्रृंखला से आपको बताते आ रहे हैं। तो उन सभी रागों को जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, और उन रागों को भी जो आपके पाठ्यक्रम के रागों के सम प्राकृतिक राग हैं, या उन स्वरों से मिलते जुलते राग हैं, या कहीं पर जब हम इन रागों को गाते हैं या बजाते हैं तो हमें एक तरह से हम किसी और राग में चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं करीब है, या कुछ स्वर उसके मिलते हैं। तो हम उन रागों को लेकर आपके सामने भी प्रस्तुत होंगे। और इस श्रृंखला में जैसे कि हम ठाट कल्याण को लेकर चल रहे थे, ठाट कल्याण या ठाट कल्याण, इसके अंतर्गत हम आज आपके सामने राग एमन कल्याण को लेकर आए हैं। एक शब्द जो है, जो इसका नाम है एमन कल्याण या यमन कल्याण या इमन कल्याण, तो ये शब्द को सुनते ही आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि यमन भी है और कल्याण भी है। हम यमन भी कहते हैं राग यमन को कल्याण भी कहते हैं। तो फिर ये यमन कल्याण दोनों एक साथ नाम कैसे हैं? देखिए, कुछ रागों को तो हम हमारे आधार राग हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि बेसिक राग ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, यानी जो मूल राग है, जो एक आधार देते हैं। उन रागों में एक राग है राग यमन, जिसे हम ईमन या एमन के नाम से भी जानते हैं। तो राग यमन जो है, उस राग को उसमें थोड़ा सा एक फ्रेज़ में कहूँगी कि उसमें लगाने से या एक स्वर को थोड़ा सा चेंज करने से हम दूसरे राग का निर्माण कर पाते हैं। और ऐसे ही विद्वानों ने, गुणीजनों ने, संगीतज्ञों ने, जिसने भी राग एमन कल्याण बनाया होगा, तो सोच पड़ी होगी कि हम इसका नाम क्या दें, क्योंकि ये राग पूरा एमन है और उसमें एक छोटा सा बदलाव करने से राग जो है वो बदल जाता है। तो यही सोचकर उन्होंने ये नाम दिया होगा कि इसको राग एमन कल्याण कहा जाए। तो ये तो जिसने राग को बनाया, जिसने उसमें वो एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का जब उसको परिणाम बहुत ही सुखद और आनंदप्रद प्राप्त हुआ, तो उन्होंने इसको ये नाम दिया होगा। अब आते हैं राग एमन कल्याण पे। जैसे मैंने कहा है कि ये ठाट एमन या ठाट कल्याण के अंतर्गत, ठाट में कल्याण ही आता है, ठाट कल्याण के अंतर्गत ये राग आता है। तो इस राग में कौन सा वो बिंदु है जो बहुत ही प्रमुख है? इस राग की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें शुद्ध मध्यम भी है और तीव्र मध्यम भी है। तो इस बात को हम शुरू से अंत तक जो है बहुत ही अहम बात मानकर इसको रख लेते हैं। अब इस राग को जब हम सीखते हैं तो उससे पहले स्वाभाविक है हमें राग एमन की शिक्षा या उसकी तालीम या उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम वैसे भी जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो उसमें हम राग भैरव प्रातःकालीन राग और राग एमन सायंकालीन रागों में, ये दो राग को हम आधार के रूप में इनका अभ्यास करते हैं, या हमें सबसे पहले इन्हीं की शिक्षा दी जाती है। तो चढ़े स्वरों की बात करते हैं तो उसमें एमन राग जो है या यमन राग जो है वो सबसे पहले आता है, जिसमें सभी स्वर शुद्ध हैं और मध्यम जो है वो तीव्र है। तो जब यमन की शिक्षा होती है, उसको करने के बाद हम जब राग एमन कल्याण पर आते हैं तो हमें एक छोटा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या है कि हमें तीव्र मध्यम जो पूरी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है आरोह में, अवरोह में, लेकिन हमें शुद्ध मध्यम का एक छोटा सा जो है
उसको एक बिंदु की तरह उसको लगाया जाता है, तब वो राग यमन कल्याण होता है। और इसमें दोनों शुद्ध गांधार के बीच में शुद्ध मध्यम लगता है। तो ये जो एक इसको गा या बजा कर जब देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राग यमन जो बेसिक राग है उसकी पूरी तालीम होनी चाहिए, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो ख़ास जो भाग है या स्वर गुच्छ है वो कौन सा है जिसको कि राग यमन में लगाने से वो राग यमन कल्याण होता है। मुझसे इसी सीईसी व्याख्यान के अंतर्गत ही एक प्रश्न आया था किसी जिज्ञासु विद्यार्थी का कि क्या एक यही मात्र है अंतर जो राग यमन को राग यमन कल्याण से अलग करता है, राग यमन कल्याण को राग यमन से अलग करता है मात्र शुद्ध मध्यम का प्रयोग। जी हाँ, यही एक अंतर है जो इन दोनों रागों को अलग करता है। यानी जब हम उसको शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हैं तो दोनों मध्यमों का कहूँ और शुद्ध मध्यम का, दोनों शुद्ध गांधार के बीच में, तो वो राग यमन कल्याण का एक मुख्य जो भाग है वो दर्शाता है, जिससे हम राग यमन कल्याण को पहचानते हैं। बाकी सब राग यमन की ही तरह है, लेकिन ये जो फ्रेज़ हम इस्तेमाल करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसको प्रयोग होना चाहिए। और ये हमेशा हम कहें कि क्योंकि हमें पता है कि राग यमन कल्याण गा रहे तो हमेशा लगातार नहीं उसको लेंगे, उसको हम जो है कभी कभी लेंगे, और वो वही अंतर, इसीलिए ये जिज्ञासा बनी रहेगी श्रोताओं की कि राग यमन है वो, ये कई बार ऐसा होता है कि राग यमन कल्याण गाते गाते बंदिशों में जो है शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, क्योंकि बंदिश राग यमन कल्याण की स्वाभाविक है, उसमें तो होना ज़रूरी है, तभी तो राग यमन कल्याण कहलाएगा। तो उसको जो है शुद्ध मध्यम के प्रयोग से जब हम देखते हैं बंदिश में वो आ रहा है तो हम आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन जब हम उसकी आलापचारी करते हैं, आरोह अवरोह को मैंने छोड़ दिया, मैं उसकी आलापचारी की बात करते हैं, बढ़त की बात करते हैं, तो उसमें वो उस खूबसूरती को बनाने के लिए उसको कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, और विशेषतः जो हम अवरोह ले रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है, जिससे कि अचानक से ऐसा लगता है कि हाँ यमन से अच्छा अब ये यमन कल्याण है, क्योंकि उससे पहले जो बढ़त हो रही होती है, विशेषकर जब हम आरोहात्मक बढ़त करते हैं तो उसमें हम तीव्र मध्यम का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो राग यमन को दर्शाता है। और उसमें जब अवरोह में हम अवरोहात्मक आते हुए हम इस फ्रेज़ का दोनों गांधार, शुद्ध गांधार के बीच में शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है, और उसको एक अलग उसका एक अस्तित्व कहें या उसको एक अलग चेहरा प्रदान करता है, जिसको हम राग कल्याण के रूप में जानते हैं। तो यही कारण है कि बार बार कोई भी भारतीय शास्त्रीय संगीत से का जो संगीतज्ञ होगा, गुरुजन होंगे, आपके जो विश्वविद्यालयों में जो आपको पढ़ा रहे होंगे, शिक्षकगण होंगे, वो सभी आपको यही कहते हुए मिलते हैं कि आप भैरव को साधिए, यमन को करिए। तो क्यों? क्योंकि एक राग से दूसरा राग जो होता है वो आसान हो जाता है। और ये जब ये राग बने होंगे, जब इन रागों को का निर्माण किया गया होगा, और उनमें विशेषकर जो बेसिक राग हैं उनमें जब इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा, इस तरह के प्रयोगों से जो एक नतीजा सामने आया होगा, वो देखा कि भाई उसमें रंजकता है कि नहीं, वो सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती उसमें है। तो ये जब नज़र आता है और ये जब इसका इस परीक्षा से हम कहें कि वो उत्तीर्ण हो जाता है, तो हम उसको उस राग के रूप में जानते हैं। और वास्तव में ऐसे प्रयोग जब जब हुए हैं तब तब नए रागों का निर्माण हुआ है। तभी कभी कभी हम जब गुरुजनों से सुनते हैं या हम किसी कलाकार को सुनते हैं तो उसमें हमें एक राग में हम इस इम्प्रेशन में होते हैं कि ये राग चल रहा है, अमुक कोई भी राग, और उसमें सडनली उन्होंने एक छोटा सा फ्रेज़ लगा दिया जो बिल्कुल उस राग को अलग दर्शाता है। तो उसको विवादी न मानकर उसको ये मानना चाहिए कि ये इसकी
इसकी मुख्य विशेषता है जो इस स्वर गुच्छ को इस राग में लगाया गया है, तो उससे एक नया राग बनता है। ऐसे बहुत से राग हैं। हम इस श्रृंखला में आपको अलग अलग थाटों के अंतर्गत जो जो राग बताएंगे उसमें आपको ये सब चीज़ें भी विभिन्न रागों को की व्याख्या करते हुए इसको भी हम आपको बताएंगे। अब राग एमन कल्याण की जहाँ तक बात है, वो ठाट कल्याण के अंतर्गत है। जाति उसकी संपूर्ण है क्योंकि सातों स्वर उसमें प्रयोग होते हैं। और जैसे हम राग एमन को गाते हैं तो उसमें हम, वैसे तो वो संपूर्ण है, लेकिन उसमें हम आरोह में कभी कभी पंचम को छोड़ते हुए जाते हैं और मध्यम मधनी करके इस तरह से लेते हैं। तो आइए पहले आरोह अवरोह जानते हैं, उसके बाद इस बात को भी मैं आपको स्पष्ट करूँगी कि हम क्यों ऐसे जाते हैं और क्या इस राग में भी इस तरीके से प्रयोग होगा। तो आइए सबसे पहले राग एमन कल्याण के आरोह अवरोह। अब आप देखिए, पहले सा पे जाने के लिए इस राग में हम नी से स्टार्ट कर रहे हैं, वो एमन में या यमन में भी है। नी ध सा, तो पहले सा लगाना। हम सब कहते हैं कि कक्षाओं में भी पहले सुर भरिए, सा लगाइए। तो आरोह अवरोह से पहले सा को पक्का करें। सा डीप ब्रीदिंग के साथ। नी रे गा मा पा धा नी सा सा पा मा ग रे गा मा ग रे नि ध सा। तो आप देखिए थोड़ा सा चेंज है अवरोह में। फिर से नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे गा मा ग रे नि ध सा। तो देखिए, राग का आरोह अवरोह अपने आप में ये तो बताता है कि इस राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं, साथ में ये भी दर्शाता है कि क्या चीज़ है, कौन सा स्वर समुदाय है जो राग को अलग करता है दूसरे राग से। हाँ, कभी कभी कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनमें बिल्कुल वही आरोह अवरोह है, जैसे भोपाली में सारे गा प ध सा, भोपाली, देशकार और औडव शुद्ध कल्याण में सारे गा प ध सा, ये सारे स्वर एक जैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, आरोह में भी अवरोह में भी, लेकिन उनका जो चलन है, उसका जो जिस प्रकार से गाया जाता है, तो उसमें किस स्वर की छाया लग रही है, किस स्वर का कर्ण लग रहा है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। पुस्तकों में अक्सर सारे गा प ध सा सा ध प ग रे सा इस प्रकार से दिया जाता है। मैं उदाहरण दे रही हूँ। पुस्तक जो है वो ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रयोगात्मक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो आपको हम गा या बजा कर बताएंगे, तो ही आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आएगा।
तो क्रियात्मक पक्ष जो इसका है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थे इसके आरोह और अवरोह। अब इसकी पकड़ की बात करते हैं। पकड़ यानी उसकी पहचान। नि रे गा गा मा गा पा पा मा गा रे ग म ग रे नि द सा। इस फ्रेज से राग पूरी तरह से सामने आता है कि ये एमन तो है लेकिन शुद्ध मध्यम लगते ही ये एमन कल्याण हो जाता है। तो बंदिशों में भी उस चीज़ का उदाहरण मिलता है, क्योंकि ये जो वाग्यकार हैं जिन्होंने बंदिशों को रचा है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बंदिशों में जब हम प्रयोग कर रहे हैं, अमुक राग के अंतर्गत बंदिश का निर्माण हो रहा है, तो उस राग की जो विशिष्टता है, विशेष उसकी जो पहचान है, वो बंदिशों में ज़रूर आए। यानी बंदिशों को उन्हीं स्वरों पर उसका जो पद है वो रचा जाए, उसको फिट किया जाए। मैं आसान शब्दों में आपको बताती हूँ। पा मा ग रे ग म ग रे नि ध सा। तो ये इसकी पहचान भी है, इसका विशिष्ट स्वर समुदाय भी है, क्योंकि उसी स्वर समुदाय से तो पहचान में आएगा कि ये एमन से कैसे अलग है। तो ये इसकी आरोह अवरोह और इसकी पकड़ रही। निषाद और गांधार इसका वादी संवादी स्वर है। गांधार, निषाद, पंचम और षड्ज इसके जो है न्यास के स्वर है। न्यास यानी उसका ठहराव। इस राग को मंद्र, मध्य, तार तीनों सप्तकों में इसका विस्तार होता है। और कुछ वाग्यकारों ने, ग्रंथकारों ने इसको एमन राग को या यमन को जब वो बता रहे हैं तो उसी में उन्होंने यमन कल्याण को भी बता दिया। यमन के अंतर्गत यमन कल्याण की बंदिश दी जा रही है। तो विद्यार्थियों को ये एक समझना चाहिए कि क्या अंतर क्या है। अब जैसे एक बंदिश की मैं आपको स्थाई बताती हूँ। आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है। मेरो सिगरो दोष लालन, मेरो सिगरो दोष लालन, मेरो सिगरो दोष लालन, मैं तो कुंज कुंज मुरली की हुका हुका उपजावत रिझावत गोपिन के मन प्राण, मेरो सिगरो दोष लालन। अब देखिए 3 ताल की बंदिश है, ताल चल रही है, लेकिन बंदिश की जो पहला जो पंक्ति है उसी में राग स्पष्ट हो जाता है। मेरो सिगरो दोष गम गरे गरे पम गम गरे गरे। तो ये मात्र कह देने से नहीं होता है कि इसमें दोनों शुद्ध गांधार के बीच में शुद्ध मध्यम लगता है तो वो एमन कल्याण हो गया। जब तक हम उसको गा कर या बजा कर नहीं समझेंगे तब तक वो हमारे जहन में ठीक से समझ में भी नहीं आएगा और हमारे कंठ से, हमारे वाद्य से जो है वो निकलेगा नहीं। तो अब इस बंदिश में देखिए, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा, मेरो सिगरो दोष लालन। पहली पंक्ति में एकदम राग स्पष्ट है। आगे देखिए, मेरो सिगरो दोष लालन, मैं तो कुंज कुंज मुरली की हुक हुक उपजावत रिझावत गोपिन के मन प्राण। आखिरी पंक्ति में गोपिन के मन प्राण, पम गम गरे गरे नीर नीर सा, पम गम गरे। आपका शुद्ध मध्यम आ गया। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हाँ, बाकी सब जगह तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है तो वो एक खूबसूरती के लिए, एक ये कहें कि उसको एमन से अलग करने के लिए ये फ्रेज जो है वो इस्तेमाल होता है। और हाँ, एमन कल्याण का ये मुख्य चेहरा है, यानी एमन कल्याण का मुख्य पहचान है। तो कोई भी बंदिश जो है उसमें इसका प्रयोग, यदि वो एमन कल्याण है तो ये फ्रेज आएगा ही आएगा और वही दर्शाएगा कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग है। जैसा कि नियम कहता है या शास्त्र कहता है कि तीव्र मध्यम आरोह में
और शुद्ध मध्यम अवरोह में आएगा। मेरो ये सिगरो दो सलालन, मेरो ये सिगरो दो सलालन, मैं तो कुंज कुंज मुरली की हुक हुक उपजावत रिझावत गोपिन के मन प्राण। मेरो ये सिगरो दो सलालन, मेरो ये सिगरो दो सलालन, मेरो ये गम गरे गरे नीरे ग। तो राग जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट होकर आपके सामने आ गया है। अब इस राग का गायन समय क्या है? इस राग का गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम प्रहर, या मैं साधारण शब्दों में बोलूँ 6 बजे के बाद 7 बजे का समय जो है इस राग को गाने बजाने का समय है। आमतौर पर जब सायंकालीन संध्याएं शुरू होती हैं या शाम का जब हम रियाज करते हैं तो हम राग एमन या राग एमन कल्याण को गाते हैं, और ये समय बिल्कुल इसके लिए उपयुक्त होता है। बहुत खूबसूरत तरीके से इस राग का प्रदर्शन किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि बेसिक अमंग द बेसिक राग जो है आपका एमन आता है, और एमन कल्याण उसका सबसे प्रमुख राग है। अब आपको अंतर एमन और एमन कल्याण का समझ में आ गया होगा। न्यास के स्वर मैंने आपको बताए, आरोह अवरोह पकड़ आपको समझ में आ गई, इसका वादी संवादी आपको समझ में आ गया। अब जो प्रश्न आता है वो आता है कि राग को या राग का विस्तार कैसे किया जाए, क्योंकि राग का विस्तार जो है वो यदि हमको नहीं आएगा तो हम आगे बढ़त कैसे कर पाएंगे। चाहे वो हम विलंबित ख्याल में करें, द्रुत ख्याल में करें, मध्य लय के ख्याल में करें, या हम ध्रुपद में करें, या हम मसीद खानी गत या रज़ा खानी गत जो कि सितार या वाद्यों पर जो बजाई जाती है, तो उसके अंतर्गत करें। इन सब का आधार क्या है? आधार है उसका चलन या उसका आलाप या उसका विस्तार, कैसे उसको बढ़ा जाए। और आरोह अवरोह तो आपको मात्र बता रहा है कि इसमें ये स्वर जो हैं ये प्रयुक्त होते हैं। हाँ, आरोह अवरोह में भी वो स्वर गुच्छ आया जहाँ शुद्ध मध्यम का प्रयोग हुआ, लेकिन चलन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम इसके चलन को या इसके आलाप को समझने का प्रयास करेंगे। राग मंद्र के निषाद से शुरू होता है। बहुत से राग हैं जो निषाद से शुरू होते हैं, तो हम सा रे गा मा ऐसे करके नहीं प्रारंभ करेंगे। जब भी हम एमन या एमन कल्याण राग को गाएंगे तो उसको हम निषाद, मंद्र निषाद से, कैसे? नी नी ध सा। कुछ कलाकार ऐसे भी शुरू करते हैं, सा नी, तो एकदम से नी पे आ जाते हैं। न्यास का स्वर भी है, वादी भी है, सा नी या नी मंत्र के मध्यम मद तीव्र मध्यम है, मदनी मदनी। न्यास का स्वर है निषाद, ने रे आपको वही लग रहा है जैसे कि राग एमन का आलाप चल रहा है, और ऐसे ही होता है। मदने मने गाओ मदने निद पा मगमद नि धनि रे द
तो ये इस प्रकार से सुर भरना, आलाप, हम जब भी किसी भी राग का जब हम आलापचारी करते हैं तो कोशिश करिए कि वो जो राग का चलन है उसको बनाए रखते हुए जिस स्वर पर न्यास है उसको भी दिखाना। और मंत्र का अभ्यास, मैं बार बार कहती हूँ कि मंत्र का अभ्यास कीजिए, आपके गले को भी आराम देगा और आप सहज रूप से उसको गा बजा सकते हैं। विशेष तौर पर मैं गायन की बात करती हूँ। तो इस प्रकार से इसका आरंभ हो रहा है। देखिए निषाद जो है उस पर न्यास हो रहा है, पंचम पर न्यास हो रहा है, षड्ज पर न्यास हो रहा है। अभी गांधार तक तो हम गए नहीं, हाँ मंत्र के गांधार तक जा सकते हैं यदि हमारा गला हमें अलाउ करता है। बहुत से लोगों के को जब वो गाते हैं तो वो कहते हैं मंत्र में आवाज़ नहीं जाती। आप मंत्र का अभ्यास धीरे धीरे करिए। धैवत तक जाती है तो धैवत तक जाइए, पंचम तक जाती है पंचम तक जाइए, मध्यम गांधार या मंद्र अति मंद्र जो मंत्र का जो षड्ज है उस पर जाती है तो आप जाइए, लेकिन अपने आप को फोर्स नहीं करना। अपने जितना आपकी सहज रूप से आवाज़ जाती है पहले आप उतना जाइए, क्योंकि आपको आदत नहीं है, आपके कंठ को आदत नहीं है। सबके अलग अलग सबका रेंज अलग है, सबके स्वर स्केल अलग है। किसी का ए है, किसी का ए शार्प है, किसी का बी है, किसी का सी शार्प है, तो कोई जी से गाता है, जी शार्प से गाता है। तो आप अपने स्केल के हिसाब से, यानी आपका जो सा है उसके हिसाब से आप कोशिश कीजिए। पहले मंत्र पर जाइए जितना आप जा सकते हैं, और उससे 1 या 2 स्वर नीचे आप कोशिश कर सकते हैं। वो धीरे धीरे कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों में आपकी, कहते हैं ना, आपकी जो रीच है वहाँ तक आप पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो इसका अभ्यास करिए। मदनी सा तो इस प्रकार से हम मंत्र के साथ हम मध्य सप्तक के षड्ज तक आए हैं, जो कि प्रथम जो स्वर का स्थान है या आलाप का जो पहला फ्रेज है उसका एक भाग है। इसी को हम आगे व्याख्यान के अगले भाग में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो इसको आप तब तक अभ्यास कीजिए। नमस्कार।